प्रीमियम हेल्थ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कशफ हुसैन और आप देख रहे हैं IRB न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम असद, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और इंडोस्कोपिस्ट हैं। इनको सबसे पहले तो प्रीमियम हेल्थ में वेलकम कहना चाहूँगी और इनका हालचाल भी पूछते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इवन थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा, शो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, बताएं आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। मैंने अपना MBBS निश्तर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो ट्रेनिंग है वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से कंप्लीट की और आजकल मैं प्रीमियम डायग्नोस्टिक हेल्थ सेंटर जो है यहाँ पे बतौर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। गैस्ट्रो की जो फील्ड है इसमें मेजॉरिटी जो है इसको हम कहते हैं शोबा अमराज मैदा जिगर। तो इसमें हम मैदे के मुतालिक, जिगर के मुतालिक, काला यरकान, पीला यरकान और छोटी और बड़ी आंत से मुंसलिक जो भी बीमारियां हैं उनको हम डील करते हैं। थैंक यू डॉक्टर वसीम साहब, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो कि है सीलिएक डिजीज़। अब ये क्या है ये तो आप हमें बताएं कि क्या है और क्यों होती है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने सीलिएक डिज़ीज़ के बारे में पूछा, क्योंकि सीलिएक बीमारी जो है, सीलिएक डिज़ीज़ भी कहते हैं, सीलिएक स्प्रू भी कहते हैं और आम लैंग्वेज में, आम ज़बान में इसको हम गंदम से एलर्जी की बीमारी भी कहते हैं। वैसे ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। इसमें होता ये है कि जो आपकी छोटी आंत होती है उसके अंदर सोजिश हो जाती है और उस सोजिश की वजह से आपकी छोटी आंत जो है वो ख़ुराक जो हम खा पी रहे होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो अच्छे से जज़्ब नहीं हो पा रहे होते। उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की कैफियत होना शुरू हो जाती है और फिर अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी जो मेजर रीज़न है उसकी वजह ये है कि जो हमारी बेसिक चीज़ है, जो कॉमन स्टेपल फूड है हमारा गंदम, वो जो हम खाते हैं उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन एलर्जी का शायद आपने नाम सुना भी होगा पहले। तो वो ग्लूटेन को बेसिकली हमारी छोटी आंत के अंदर वो जज़ब नहीं हो पाती, उसके ख़िलाफ़ बॉडी रिएक्ट करती है और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिसकी वजह से हमारी छोटी आंत फूलना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली उसकी सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता सोजिश की वजह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैफियत एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जो फूड एलर्जीज़ होती हैं ये बचपन से ही होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी फूड एलर्जीज़ को कवर अप कर देते हैं। तो जो सीलिएक डिजीज़ है, क्या ये टाइम के साथ क्योर हो जाती है या नहीं? देखें, सीलिएक डिज़ीज़ जो है ये, आपने डस्ट एलर्जी का नाम सुना होगा, आपने दूसरी फूड एलर्जीज़ का नाम सुना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है। ये इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर हो जाती है। एक तो ये है कि इसकी जो इनफैक्ट सिम्टम्स या अलामात होती हैं वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों में भी पकड़ी जाती है ये बीमारी, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये भी होता है कि बड़ों में या इनफैक्ट बड़ी जो उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर भी सीलिएक बहुत लेट पकड़ी जाती है। तो और इसके अभी बात हो रही है सिम्टम्स की, अलामात की, तो वो भी बता दें। और क्या जो इसके सिम्टम्स हैं ये एज के साथ भी डिफ़र करते हैं या बच्चे मतलब टीन 20s या बड़े, या सब में सिम्टम्स एक ही जैसे शो होते हैं? जी, सीलिएक के अलामात बच्चों में आम तौर पे ये होता है कि बच्चे खा पी बहुत अच्छा रहे होते हैं, लेकिन उनकी हाइट या उनका जो वेट होता है वो वैसे नहीं ग्रो कर रहा होता जिस तरह के उनके पीयर ग्रुप जो है वो वेट और हाइट गेन कर पा रहे होते हैं। और बड़ों में ये होता है कि इसके अंदर बड़ों को इसहाल यानी डायरिया की शिकायत रहती है, पेट का दर्द, पेट के अंदर मरोड़ का होना, नकाहत का होना, खाना पीना अच्छा खा रहे हैं लेकिन एनर्जी फील नहीं हो रही। और बाद सिचुएशन में ये होता है कि खून की कमी आना शुरू हो जाती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। और कुछ सिचुएशन के अंदर वेट लॉस की शिकायत भी होती है और अक्सर पेशेंट तो हमारे पास इस तरह भी आते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल जो है सिम्टम्स, डिप्रेशन और इस तरह की अलामात डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जब हम उनको स्क्रीन करते हैं तो सीलिएक निकलती है। ओके, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है
कि आप जो भी खा रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अच्छा मुझे बताएं कि इस बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाता है, और यही एक और इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्या इसके जो डायग्नोसिस हैं वो भी एज टू एज वेरी करते हैं या हर एज में इसकी डायग्नोसिस एक ही तरह के होते हैं? जहाँ तक तशख़ीस की बात है तो इसमें सबसे पहले तो वही अलामात हैं। टिपिकल जो अलामात होती हैं उनके साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, और उसमें हम पहले तो पेशेंट के अलामात की देखते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं, और उसके बाद अगर हमारा शक सीलिएक पे ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम सीलिएक के मुतालिक कुछ स्पेसिफ़िक टेस्ट होते हैं जिनको हम एंटी टीटीजी, एंटी डीजीपी के टेस्ट होते हैं वो कराते हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं HLA, DQ2, DQ8, ये भी कराना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बीमारी का जो कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी के ज़रिए हम मुंह के रास्ते से कैमरे की मदद से मैदे का जो ड्यूडिनम का जो हिस्सा होता है यानी छोटी आंत का, वहाँ से हम सैंपल लेते हैं और वो फिर लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं, तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि सीलिएक आया है या नहीं है। ठीक है। अच्छा जैसे कि बात हो रही है एलर्जी की, तो ये फूड एलर्जी भी है, तो मुझे बताएं कि यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है या फिर नहीं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। अगर ये आपको है तो फिर आपने इसके साथ कोप करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी शख्स को सीलिएक है तो चांस जनरली ये होता है कि 1 आउट ऑफ 100 जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें सीलिएक होती है, 100 में से एक शख्स को। लेकिन अगर एक शख्स को सीलिएक हो चुकी है तो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके ख़ास तौर पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, बहन भाई हैं, उनमें रिलेटिवली सीलिएक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इवन सेकंड डिग्री रिलेटिव्स जो हैं, कज़न्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर भी इस बीमारी के होने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बात हो रही है सीलिएक की, तो बताएं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिर आप हमें इसका ट्रीटमेंट भी बताएं, और क्या परहेज़ भी किसी हद तक इस बीमारी को कवर अप करने में काम आती है या नहीं? क्योंकि आपको पता है कोई भी आपको फूड एलर्जी है या इंटॉलरेंस है, उसका तो सबसे पहला यही है कि आप परहेज़ करें। एज़ वी ऑल नो के प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, इसमें आपके बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इसकी कोई पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस। ज़ाहिर है कि आप खुराक का बहुत अहम कंपोनेंट जो है वो आपका जज़ब ही नहीं हो पा रहा होता, तो वक्त के साथ साथ ये होता है कि न्यूट्रेंट की आपके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। इनिशियली आपको खून की कमी होना शुरू हो जाती है, और जब अहम न्यूट्रिएंट्स आप जज़ब नहीं कर पा रहे होते हो तो उसकी वजह से लेट एज के अंदर आपको क्या कह सकते हैं कि आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, ठीक है, ओवरऑल जिस्मानी कमज़ोरी, समटाइम्स इनफर्टिलिटी जो है वो भी हो सकती है। इसकी एक और अहम मैं बात बताता चलूँ कि इसकी सीलिएक बीमारी की कुछ एसोसिएशंस हैं कुछ बीमारियों के साथ, क्योंकि जिस शख्स को सीलिएक होता है देर आर चांसेस कि उसमें कुछ और बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक थायराइड की कुछ बीमारियां होती हैं, या जोड़ों के कुछ अमराज हैं, या टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी सीलिएक के पेशेंट को होने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन से रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। और इसलिए सीलिएक के पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप होना डॉक्टर के साथ ज़रूरी है, ताकि वो अर्ली जो है दूसरी अगर कोई बीमारी साथ में आ रही है तो उसको जो है वो स्क्रीन किया जा सके। और दूसरा आपका जो सवाल था कि ट्रीटमेंट क्या है इसका, सीलिएक के मुतालिक कोई डेफिनेट जो हम कह सकें कि कोई दवाई या कोई वैक्सीन ये नहीं है। सीलिएक का प्योर इलाज जो है वो परहेज़ है, ठीक है। अब इसमें यो एक और बात बताता चलूँ कि सीलिएक सिर्फ गंदम से नहीं होती। सीलिएक आपकी गंदम की वजह से भी हो सकती है। सीलिएक आपकी एक और चीज़ होती है जिसको हम बारले कहते हैं, जौ, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकती है। और मैं आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि हम सोच रहे हैं कि शायद सीलिएक हम जो गंदम से बनी हुई रोटी या डबल रोटी ये खाते हैं तो उसकी वजह से होती है। बाज़ दफ़ा हम बाहर से खाना पीना खा रहे होते हैं, समोसे, आपकी जो हम स्वीट्स लेते हैं उनके अंदर, और बेकरी आइटम्स जो हैं वो, और बहुत सारी चीज़ों का हमें इनफेक्ट आइडिया नहीं भी होता। मरीज़
को हम कह रहे होते हैं कि आप जो है गंदम अवॉइड करें और गंदम या गंदम से बनी हुई चीज़ें, और वो हमारे पास बहुत परेशानी में आता है कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मतलब सीलिएक की अलामात ख़त्म नहीं हो रही होती। तो उसकी वजह ये है कि वो जाने अनजाने में बाहर से चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी सीलिएक की अलामात ख़त्म नहीं हो रही होती। और इसमें एक और बात जो कि मैं पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग सीलिएक का जो टेस्ट होता है एंडोस्कोपी, उससे डरते हैं। अब आप ख़ुद बताएं कि हम एक शख्स को मना कर रहे हैं फॉर द होल लाइफ कि वो गंदम को अवॉइड करे, जो एक मेजर उसका फूड है, उसको हम कह रहे हैं कि वो नहीं खाएगा। तो अगर हम बग़ैर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के अगर एक शख्स को एक मेजर फूड से अगर हम रोक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पेशेंट के साथ ज़्यादती है, क्योंकि एक चीज़ डायग्नोज ही नहीं हुई आपको उसकी डिटेल्स नहीं पता, तो आप एक मेजर फूड ग्रुप, लाइक देयर आर बेसिकली 5 फूड मेजर ग्रुप्स, उनमें से आप एक प्रॉपर मेजर ग्रुप ही कट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंडोस्कोपी करवाएं। अच्छा, एंडोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, तो लोग डरते क्यों हैं डॉक्टर साहब इस प्रोसीजर से? मेरे ख्याल से इसका एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि क्योंकि ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट्स ही यही हैं कि जी कोई भी ऐसी मेडिकल की चीज़ जिसके अंदर नालियों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसको हम कहते हैं ना कि कैमरे की नाली के ज़रिए मुआयना किया जाएगा, तो वो एक जनरल सी परसेप्शन है कि लोग परेशान हो जाते हैं और डरते हैं। हालांकि ये 5 से 10 मिनट का एक टेस्ट है कि जिसमें आपने मुआयना करना है और सैंपल 2 एक लेके आपने लेबॉर्ट्री जमा करवा देने। दूसरी बात यह है कि सीलिएक जो है, सीलिएक के मरीज़ों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीलिएक बेसिकली एक लाइफस्टाइल का नाम है। जब आपको सीलिएक डिज़ीज़ कंफर्म्ड हो चुकी है तो आपको ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि अब आप गंदम नहीं खा सकते, ठीक है। और उस सिचुएशन में सबसे अहम सवाल जो मरीज़ का होता है कि अब मैं क्या खाऊं, क्योंकि मेजर चीज़ तो आपने रोक दी है। दुनिया की हर सब्ज़ी आप खा सकते हैं, हर फल फ्रूट खा सकते हैं, हर किस्म का गोश्त खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, चावल, बेसन, बाजरा, इसकी रोटी हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि वो इन अज्जा की जो है ना रोटी, बल्कि पुराने ज़माने में मकई की रोटी तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो लोग साग के साथ बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मकई की रोटी आप बना के खा सकते हैं, चावल, बाजरा, इन चीज़ों की रोटी आप मिक्स करके बनाएं। और लोगों ने इसको फिर जैसे जैसे ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनिशियली थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है ये गुजारने के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्पेंड देयर लाइफ वेरी नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। वीडियो के एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सीलिएक के मुतालिक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सीलिएक बिल्कुल काबिल तशख़ीस बीमारी है और इलाज सिर्फ परहेज़ है, एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती। और सीलिएक के मुतालिक आप ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बहुत एहतियात करें, या जब आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो कम से कम टाइटल ज़रूर पढ़ लें कि वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। जी, तो नाजरीन, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई होगी। हमारा शो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।